हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए, टॉपिक वाइज तैयारी के लिए आप सभी लोग अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गई घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाइव क्लास के नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिल पाए। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है और हूबहू आपके एग्जाम हॉल वाले पेपर जैसे ही प्रैक्टिस सेट आपको यहां पर मिल रहे हैं। किसी अन्य स्टेट से भी आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार बीएड हो गया, राजस्थान बीएड हो गया, यूके बीएड हो गया, तो आप लोग जुड़ सकते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी के लिए। पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है और सरकारी सीट की तैयारी यहाँ से जुड़ करके आप 101% कर पाते हैं। लाइव क्लास हर रोज आपको मॉर्निंग 11 बजे से मिल जाती है। मॉर्निंग 11 बजे वाली क्लास एकदम टाइम टू टाइम स्टार्ट होती है, तो आप सभी लोग समय से कोशिश किया करो, ज्वाइन कर लिया करो क्लास को, आपकी क्लास मिस ना हो, क्वेश्चंस मिस ना हो। क्योंकि सारे जो प्रैक्टिस सेट होते हैं इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, आप सभी जानते हैं कि हिंदी यूपी बीएड में 50 क्वेश्चन यानी 100 नंबर की आती है, जी के 50 क्वेश्चन यानी 100 नंबर का, और रीजनिंग की बात करेंगे ये भी 50 क्वेश्चन यानी 100 नंबर का पूछा जाता है। ये तीन सब्जेक्ट आपके 300 नंबर के हो गए टोटल। ठीक है, अब बचती है बात यहाँ पर आपके सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट की क्लासें आपकी चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन नहीं करते होंगे। 2 बजे से आपकी सब्जेक्ट की क्लासें चलती हैं। एक बार शेड्यूल देख लीजिए। पहली क्लास जो आपकी रहती है ये मॉर्निंग 11 बजे से रहती है। पहली क्लास मॉर्निंग आपकी 11 बजे से रहती है, जिसमें आपको हिंदी, जीके और 12 बजे की जो कंबाइंड क्लास है इसी के साथ में होती है। इसमें आपको रीजनिंग का पूरा एक प्रश्न पत्र डेली करवाया जाता है। इसके बाद में जो दूसरी क्लास आपकी रहती है ये 2 बजे से होती है। जितने प्यारे भाई बहन साइंस वर्ग के हैं और मैथ्स वर्ग के हैं वो सभी इस क्लास को ज्वाइन करें, 2 बजे वाली क्लास को। और शाम को आपकी जो क्लास शुरू होती है वो तीसरी क्लास 8 बजे से शुरू होती है। इसमें कल हिस्ट्री के क्वेश्चन कराए गए थे, ये सभी के लिए होती है, किसी भी वर्ग से हो आप। ये तीनों क्लासें, केवल 2 बजे वाली क्लास जो है ये साइंस वर्ग के स्टूडेंट के लिए है। बाकी मैं आपको बता दूं, आप किसी भी वर्ग से हो, आप चाहे साइंस वर्ग से हो, आर्ट वर्ग से हो, कॉमर्स वर्ग से हो या एग्रीकल्चर वर्ग से हो। क्योंकि दोस्तों यूपी बीएड का जो पेपर होता है, यूपी बीएड के पेपर में आपके 4 पेपर बनते हैं। और 4 पेपर बनने का फॉर्मेट क्या रहता है, ध्यान देंगे। 2 पालियों में पेपर होता है। पहला पेपर जो होता है इसमें आपको जीके के 50 क्वेश्चन मिलते हैं करने को, और हिंदी के 50 क्वेश्चन मिलते हैं करने को। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा पेपर होता है द्वितीय पाली में, इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं और आपके सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो 4 पेपर आपके किस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। ये 3 सब्जेक्ट सभी के बराबर सेम रहते हैं, जीके, हिंदी और रीजनिंग। बस केवल और केवल जो आप सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप होंगे, जो आपका स्ट्रीम होगा, साइंस वर्ग से होंगे तो साइंस के क्वेश्चन होंगे, आर्ट वर्ग से होंगे तो आर्ट के क्वेश्चन होंगे, कॉमर्स वर्ग से होंगे तो कॉमर्स के क्वेश्चन होंगे, एग्रीकल्चर वर्ग से होंगे तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पेपर 4 बनते हैं, जिसमें से जीके, हिंदी, रीजनिंग सभी का कॉमन सब्जेक्ट है, सबके क्वेश्चन सेम रहते हैं। केवल एक ही सब्जेक्ट आपका चेंज होता है, वो भी आपके स्ट्रीम का, जिस वर्ग से आप होते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं। चलिए सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। गुड मॉर्निंग सभी को। नेहा मिश्रा, निधि गुप्ता, राज, कोमल, शिवानी, कल्पना, आशीष, निधि, दीपा कुमारी, चलिए सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जूली सिंह गुड मॉर्निंग, शिवांगी गुड मॉर्निंग, सभी प्यारे भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। किसी भी बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग जुड़ सकते हैं। किसी भी स्टेट से बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप जुड़ करके अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं।
दोस्तों यूपी बीएड की अगर बात करेंगे तो यूपी बीएड में निगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं जीके से। जीके का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रथम प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर के आए हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए आशीष यादव खुश रहो। सभी लोग फटाफट से आंसर देना चालू कर दें। अब आपकी क्लास हो गई है शुरू। अब आपकी क्लास हो गई है शुरू, तो सभी प्यारे भाई बहन कमेंट सेशन में अपने आंसर देना शुरू कर दें। देखो भैया, ग्रैमी अवार्ड की यहाँ पर बात की जा रही है। ग्रैमी अवार्ड मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में गाना गाने यानी संगीत क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको जान लेना है। और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, नैन्सी गौतम गुड मॉर्निंग। चलो भैया, यहाँ पे राइट आंसर क्या कर लोगे, सी कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कथन यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखो कथन दिए गए हैं तो कथन को समझना होगा। कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है यानी सही है। अब यहाँ पर इसने बोला है पहले कथन में कि 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य कर रहा था। एक सेकेंड, हाँ, इसमें कहा है 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा। प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहला वाला जो कथन है ये सही है। पहला वाला कथन जो है ये सही है। दूसरे कथन में आ जाएंगे तो ये भी इसी टॉपिक को लेकर के है कि 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा और न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ये सही नहीं है। कौन सा पॉइंट सही है, यही वाला पॉइंट सही है। 1947 के बाद बोर्ड का जो न्यायिक विंग है ये इलाहाबाद में कार्य करता रहा और प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे तीसरे नंबर में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया हुआ था कि निम्न में से किस देश के पास में लिखित संविधान नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। तीसरे नंबर पे राइट आंसर हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होता है। ऑप्शन नंबर आपके पास में ए जो है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चौथा नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक यानी कंपाउंड आंखें होती हैं। जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं यानी कंपाउंड आंखें होती हैं। राइट आंसर यहां पर आप लोग कर लेंगे ड्रैगन मक्खी जो होती है, ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी इसकी आंखें होती हैं कंपाउंड यौगिक आंखें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, पांचवा नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी। दोस्तों पांचवें नंबर पे आप राइट आंसर क्या करेंगे, सिंधु तथा झेलम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, छठा नंबर। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है भाई, तो इंद्र हैं। ऑप्शन यहाँ पर चेंज हुए, क्वेश्चन सेम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पर, सातवां नंबर। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। भारत में बंजर भूमि का हिस्सा सबसे बड़ा किस राज्य का है। आंसर कर लोगे राजस्थान का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, आठवां नंबर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक कर दिया करें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाता है और भी लोग जुड़ पाते हैं। चलिए आठवें नंबर पर राइट आंसर यहां पर कर लेंगे सैडल चोटी।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 9वां नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है। 9वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, तो कोशिका विभाजन करके प्रजनन करता है। कैसे करता है? कोशिका विभाजन करके प्रजनन करता है, 9वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 10वां नंबर क्वेश्चन है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। 10वें नंबर पे राइट आंसर आप लोग दिल्ली कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हार्मोन्स स्त्रियों में पाए जाते हैं। 11वें नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन हो गया और प्रोस्टेरॉन हो गया। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरॉन 11वें नंबर पे राइट आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरॉन ये जो हार्मोन है ये स्त्रियों में पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरॉन। अगर एस्ट्रोजन नहीं दिया गया है तो प्रोस्टेरॉन दिया होगा, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है हमेशा। वेरी गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 12वां नंबर। 12वें नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। दोस्तों आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी में या किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। अब आप यहां पर यह देखो कि कौन सा खेल ऐसा है आवश्यकता पड़ती है, तो भैया स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग खेल के खिलाड़ियों के लिए पास्कल के नियम का आना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 13 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावारी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। लवणावारी इसका अर्थ हो जाता है नमकीन नदी। 13 पे राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर डी लूनी। कह रहा है भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावारी है या नमकीन नदी, तो लूनी कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। दोस्तों 14 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है GSLV MK3। राइट आंसर आप यहां पर क्या करोगे? GSLV संस्करण 3 प्रक्षेपण यान इसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 15 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहां स्थित है। दोस्तों कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहां स्थित है। 15 नंबर पे राइट आंसर ए हो जाता है मुंबई में। कहां पर है ये? मुंबई में, मुंबई में। सपना यादव वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहा है ये बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो कथन को समझने के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा, तभी तो बता पाएंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। क्यों भाई? तो पहला वाला कथन क्या कह रहा है कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं सदी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। 16 नंबर पे, ठीक है, जो कि सही विकल्प नहीं है। इसके बाद आ जाएंगे दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर में नहीं, एक सेकेंड।
इसमें दो कथन दिए गए हैं, पढ़ करके नीचे विकल्प बताने हैं, ठीक है। कथन और विकल्प नीचे दिए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था, ठीक है। इसके बाद दिया ये चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। दूसरा गलत, पहला सही करो। यहाँ पे दूसरा गलत, पहला सही करो। दूसरा गलत, पहला सही करो, ठीक है। चलिए, साक्षी गुप्ता गुड मॉर्निंग, फरजाना खातून गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे फटाफट से सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दौड़ के, स्पीड बढ़ा लो सभी प्यारे भाई बहन। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। 18 नंबर पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्यों और 4 मानस सदस्यों से होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है भाई। एक अध्यक्ष हो गया, 4 पूर्णकालिक सदस्य हो गए और 4 मानस सदस्य हो गए, तो कुल मिलाकर के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई सदस्यों की संख्या। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 19वां नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है सेंटीग्रेड माप जो है, स्केल जो है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो ये तो सभी आप जानते ही हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। 19 नंबर पे एंडर्स सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एंडर्स सेल्सियस, इसके द्वारा आविष्कार हुआ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अरे वाह, ये तो कल वाला क्वेश्चन आ गया, कल वाला क्वेश्चन आ गया। चलो मिलान करो फटाफट से, बताओ। मिलान करके सभी लोग बताएंगे। ईरानी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, अल्जान शाह कप। चलिए मिलान करके बताइए, ये तो कल वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 20 नंबर पे। तो भैया ईरानी ट्रॉफी किससे, क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और अजलान शाह कप ये हॉकी से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, BAC, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, तमिलनाडु में जलीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है। 21 नंबर पे राइट आंसर आप लोग क्या कर लोगे, पोंगल का। जलीकट्टू क्या है, जलीकट्टू क्या है, मैंने बताया हुआ था आपको। ये एक खेल है जो कि पोंगल त्योहार में आयोजित किया जाता है, ठीक है। बताया हुआ था कि नहीं बताया था। चलो यहां पर आ जाओ। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं, चीनी मुद्रा को रेमिनबी। क्या बोलते हैं, रेमिनबी, ऑप्शन नंबर सी। चीनी मुद्रा को क्या बोलते हैं, रेनमिनबी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 23 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। मतलब कौन सा एक ऐसा रसायन का प्रयोग किया जाता है जब आतिशबाजी होती है तो हरे रंग का प्रदर्शन करता है वो, तो उसे बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, बेरियम क्लोराइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, 24 नंबर। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो द्राम कहते हैं। आर्मेनिया की मुद्रा को द्राम कहते हैं।
बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ चुके हैं। कहना चाहेंगे कि भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें। सभी प्यारे भाई बहन अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखा करें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाता है और भी लोग जुड़ पाते हैं। जो मेहनत आपके लिए करते हैं वो और भी लोगों तक पहुंचाने में आप लोग सहयोग कर सकते हैं। शेयर नहीं हो रहा है कहीं तो कम से कम लाइक तो कर ही दिया करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। 24 पे राइट आंसर ए कर लेंगे, द्राम आर्मेनिया की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे 25 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। 25 नंबर पे राइट आंसर बी कर लेंगे, म्यांमार। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 26 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि सेवा संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। दोस्तों प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक या द्वितीयक और तृतीयक दोनों के अंतर्गत आती है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है संदेश सेवा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 27 नंबर है। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो कि प्रत्यक्ष कर नहीं है। दोस्तों 27 पे राइट आंसर डी कर लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या कर लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, प्रत्यक्ष कर नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आयकर, संपत्ति कर, कारपोरेट कर, ये सारे प्रत्यक्ष कर हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 28 नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। 28 नंबर पे राइट आंसर क्या कर लेते हैं, मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। क्या कर लेते हैं, मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों 29 पे राइट आंसर आपका क्या होगा। 29 पे राइट आंसर जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उन सभी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना। 30 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेते हैं, कनाडा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 31 नंबर है। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। 31 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेते हैं, प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 32 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है कि आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। 32 नंबर पे 32 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सी तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 33 नंबर पर राइट आंसर हो जाता है 21 सितंबर को शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 34 नंबर है। चकबंदी से आप क्या समझते हैं। चकबंदी से आप क्या समझते हैं। देखिए चकबंदी की अगर बात की जाए तो चकबंदी जिसके द्वारा
व्यक्तिगत खेती को टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भूमि का एकीकरण करना। चकबंदी क्या होता है? भूमि का एकीकरण। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहां पर आपसे ये कह रहा है 2000 के नोट की नाप बतानी है आपको। 2000 का नोट निकालो अपनी पॉकेट से और नाप करके जल्दी से बता डालो। 35 नंबर पे राम भजन का सबसे पहले आंसर आया है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में जा रहे हैं 35 नंबर पे। ठीक है, और भी लोग आंसर करिए, और भी लोग आंसर करेंगे भाई 35 नंबर पे। नहीं, कल वाला कुछ क्वेश्चन मैच किया है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कल थोड़ी करवाया था बेटा। ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था क्या? क्यों बताओ? सभी लोग पुराने स्टूडेंट ही हैं, कोई नया आज मुझे दिख नहीं रहा है फिलहाल। अब अच्छा आप लोग बताओ, ये क्वेश्चन क्या मैंने कल करवाया हुआ था? नहीं करवाया था। चलो यहाँ पर आ जाओ, जिनका जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल करेक्ट है। 2000 की नोट की नाप की पहचान कर लो कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 36 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहते हैं? भाई बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, आज तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग नाराज़ हो जैसे, क्योंकि इतनी देर हो गई है। 50 लाइक्स पूरे हो जाने चाहिए आपकी अपनी क्लास के। 50 लाइक्स पूरे करने में ऐसा लग रहा है बहुत सारे पैसे लग रहे हो जैसे। भाई आपकी अपनी क्लास है, आप अपनी क्लास डेली ज्वाइन करते हैं तो कम से कम उसको लाइक तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। शेयर करने को अगर कोई नहीं है तो कम से कम लाइक करते रहा करें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच पाता है और भी लोग जुड़ पाते हैं। आपकी क्लास के 50 लाइक, जो छोटा सा एक टारगेट रखा जाता है डेली का, वो कंप्लीट हो पाता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। 36 पे राइट आंसर यहाँ पर आप लोग कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, विटीकल्चर कहते हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड। विटीकल्चर, ठीक है ना, विटीकल्चर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 37 नंबर है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, सभी प्यारे भाई बहन ध्यान देंगे कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो दांडी, तो यहां पर एक ऑप्शन आपको पता होगा कि दांडी है, लेकिन कहां से कहां? तो 37 पे राइट आंसर आपका क्या होगा भैया? दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, जो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नाम नमक के रूप पर, नमक के ऊपर जो कर लगाने के लिए जो उसके विरुद्ध में सत्याग्रह किया गया, उसी का नाम दांडी सत्याग्रह है। ठीक है, और इसमें कहां से कहां? तो साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से दांडी पैदल यात्रा की गई। ठीक है, पैदल यात्रा की गई इस विरोधी कानून को भंग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आप यहां पर क्या कर लोगे? डी राइट कर लोगे। क्या करोगे? डी राइट करोगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 38 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकरों में से पहले कौन है? अब यहां देखो, आखिरी नहीं पूछा है। आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर हैं। 24 में से आखिरी वाले तो महावीर हो गए, पहले वाले कौन है ये पूछा गया। 24 तीर्थकरों में से पहले कौन है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाता है ऋषभनाथ। ठीक है, सभी को मैक्सिमम पता होगा महावीर जो कि आखिरी हैं, लेकिन पहले भी आपको याद रखना है ऋषभनाथ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 39 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है?
ध्यान दीजिएगा, कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? 39 पे राइट आंसर बी कर देंगे, द ओरायन। क्या करेंगे? द ओरायन करेंगे। राइट, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 40 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है, यहां पर आपसे क्या कह रहा है? इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? आज से बीएड जो यूपी से बीएड कर रहे हैं और जिनकी यूनिवर्सिटी है सीएसजीएम यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी है, तो आज से पेपर स्टार्ट हो गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के। ठीक है, तो आज मैं फीडबैक आप लोगों को दूंगा कि भाई पेपर कैसा करके आई मेरी सिस्टर। शाम वाली क्लास में बताऊंगा कि भाई पेपर जो फर्स्ट सेमेस्टर का आया कैसा आया। और मेरी सिस्टर आज पेपर देने गई है ना, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास से स्टार्ट, सॉरी क्लासें कह रहे हैं, सेमेस्टर वाली परीक्षा शुरू हो गई है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा? देखिए अभी तो 24 अप्रैल डेट है, ठीक है, और डेट वो बढ़ेगी क्योंकि उस डेट पे एग्ज़ाम भी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो उसके लिए मेल किया जाएगा और डेट को आगे बढ़वाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो आप। साइंस की क्लास विवेक बहुत परेशान रहते हो भैया, 2 बजे क्लास होती तो है साइंस की, इतना काहे टेंशन ले लेते हो। यहाँ पर आ जाओ भाई, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीत लिया? तो 40 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुइस अल्वारेज। अगला क्वेश्चन ये रहा, 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? मतलब रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया गया है। इकतालीस नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे, पायराडॉक्सिन, ये विटामिन B6 का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? बयालीस नंबर पे इसमें कह रहा है, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखो यहां पर क्लू दे दिया गया है आपको, क्लू दे दिया गया है तो आप चट्ट से आंसर का पता लगा लोगे, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन आप लोग क्या करोगे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए तान्या, जय महाकाल, जय महाकाल भाई। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। 44 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो 2 बार हुई है। एक तो 2016 में आप लोगों ने देखी, ठीक है, और उससे पहले 1978 में। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत में 2 बार सन 1978 में और 2016 में नोटबंदी हुई है। स्वतंत्रता से पहले की अगर बात की जाएगी तो 1946 में नोटबंदी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 45 नंबर। इसको पकड़ लो जल्दी से और इसका आंसर निकालो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश सभी प्यारे भाई बहन। भाई 50 लाइक्स पूरे कर दें क्लास के, 50 लाइक्स पूरे कर दिया करें सभी लोग। डेली का एक छोटा सा टारगेट रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई? कल शाम की क्लास सभी लोगों ने ली थी कि नहीं ली थी? कल शाम की क्लास जो हुई थी हिस्ट्री की, सभी लोगों ने ली, ज्वाइन करी वो क्लास?
एक बार जल्दी से कमेंट मार देना फटाफट से। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी वो आप लोगों के लिए। वो किसी भी स्टेट से आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कल की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। हिस्ट्री के वो सारे टॉपिक उसमें शामिल थे जो हर साल पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए आप लिख कर के रख लेना, पेपर दे के आना, मिलान कर लेना, आपको क्वेश्चन उस क्लास से ज़रूर मिलेंगे। 8 बजे बेटा, 8 बजे क्लास हुई थी कल। 8 बजे मतलब टाइम से थोड़ा सा लेट लपेट हो गई थी, लेकिन कल 8 बजे हुई थी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे, थोड़ा कलेक्ट करने में समय लग गया। चलिए 45 पे राइट आंसर ए कर लेंगे। द थ्री मस्केटियर्स, द थ्री मस्केटियर्स पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है 82 डिग्री और 30 सेकंड ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? दोस्तों 46 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 47 नंबर आपके स्क्रीन पर है। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर की मुद्रा ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा अखाड़ा दी थायराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? भाई अखाड़ा दी थायराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन हैं? रवि थापा हैं, सौरभ दुग्गल हैं, सलमान रुश्दी हैं, टाना फ्रेंज। तो राइट आंसर 48 पे आप करोगे ऑप्शन नंबर बी, सौरभ दुग्गल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 49 है। इसमें कह रहा भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? सर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने नंबर लाने हैं? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डेली आप मॉर्निंग की 11 बजे वाली क्लास ज्वाइन करके रखना, पकड़ के रखना, और आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। 280 प्लस नंबर टारगेट लेकर के चलो, ठीक है। अगर आपके 240 भी आएंगे, 250 भी आएंगे, या 260 या 230 भी आएंगे, उससे कम भी होंगे, तो भी हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। लेकिन आप उस सेफ जोन में चलिए, उस सेफ जोन में चलिए जहां पर आपको गवर्नमेंट सीट मिलती ही मिलती है, ठीक है। चलिए, बाकी सभी लोग आपसे बोलते होंगे कि 250 प्लस ले आओ, लेकिन हम आपसे ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर भी ऐसे थे जिनके 250 प्लस थे, जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई। रीज़न क्या होता है कि उस क्षेत्र में, उस कॉलेज में जहां आप जिसको लॉक कर रहे हो सकता है कि आपसे अच्छे नंबर और किसी के भी हो, ठीक है भाई। 10% तो सीटें आरक्षित और तो निकल गई ईडब्ल्यूएस की। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसमें कोई कटाफ वटाफ नहीं जाता है। सभी जितने कॉलेज अब लॉक करोगे तो सभी कॉलेज वाले अपनी कॉलेज की एक मेरिट लिस्ट तैयार कर लेते हैं, और जो इसमें जितनी सीटें होंगी उस हिसाब से बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ हाँ ये इनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, इनको ये सीट मिल जाएगी। ये सीन होता है। अब आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, मान लीजिए आपके नंबर 190 हैं और जिस कॉलेज गवर्नमेंट सीट में, गवर्नमेंट कॉलेज में आपने अप्लाई किया तो वहाँ पर एक सीट खाली रह रही थी, तो आपको मिल गई चट्ट से। एक सीट खाली रह रही थी, एक ही नंबर आप, मतलब आपके स्कोर इतने थे, बाकी के कम थे, तो आपको मिल गई। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, कम नंबर वालों को भी मिल जाती है सीट, जो है ना ज़्यादा नंबर जिनके होते हैं उनको भी मिलती है। लेकिन आप एक सेफ जोन में रहिए। मैंने आपसे बताया आप टारगेट करके चलिए 280 प्लस, और कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर ले जाओगे। अब देखो कैसे कर ले जाओगे। हिंदी में क्या 50 क्वेश्चन में आपके 40 क्वेश्चन सही नहीं हो पाएंगे? हम 50 में 50 लेके चल रहे हैं, आप क्या 40 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे? रीजनिंग में 50 में से क्या आप 40 क्वेश्चन नहीं सही कर पाओगे? हम 50 में 50 लेके चल रहे हैं, 50 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, पढ़े हुए आएंगे,
अब आप करके आओ सही, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए रीजनिंग। रीजनिंग हो गया। आप जीके की बात कर लेते हैं तो 50 में से क्या आप 30 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे? पढ़े हुए क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन आपसे सही नहीं होंगे। इन्हीं को आप जोड़ लो यहाँ पे जरा, कितना हो गया? 40 और 40 80, 80 और 30 कितना हो गया आपका? 110 हो गया। 2 का गुणा कर दो यहाँ पे। जब 2 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 220 नंबर तो ऐसे ही बन गए आपके। 220 नंबर बन गए आपके, ये समझ रहे हैं? ठीक है, 220 नंबर ये बन गए। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या आपको बिल्कुल नहीं आता होगा? सब्जेक्ट में क्या आप 20 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाओगे 50 में से? मैं सही सही नंबर यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, तो 20 क्वेश्चन भी आपने सही कर लिए तो भी आपके यहाँ पर 20 दूनी कितने हो गए? 40 नंबर बन गए। 40 यहाँ पे जोड़ दो भैया, 260 नंबर बन गए फिर भी। तो आराम से कर ले जाओगे। मैंने उनके लिए बताया जो केवल क्लास ले रहे हैं, बाकी कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, केवल एक क्लास के भरोसे हैं। बिल्कुल ले जाओगे आराम से। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाएगी सरकारी सीट आपकी। और सरकारी सीट मिलने का मतलब है कि फ्री में बीएड हो गया आपका। चलिए यहाँ पर आ जाइए। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो सबको पता है भैया, राइट आंसर ठोक दो यहाँ पे 12। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 50वां नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? बातें आप लोग मेरे से मत करवाया करो, जिसको पूछना एंड में पूछ लिया करो। अरे रे रे, पिछली बार कितना हाईएस्ट गया था? क्या कितना हाईएस्ट गया था नंबर? पिछली बार की अगर बात करें तो बहुत अच्छा गया था 2022 में। ये गया था 0.66, यानी ये कह सकते हैं 360 लगभग। नाम था रंजीत यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जिसकी फर्स्ट रैंक थी। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा आप लोग, मिल जाएगा आपको। 51 नंबर पे आ जाएंगे यहाँ पर, खंडवा हिंदी। नीतू वर्मा पिछली बार 200 नंबर आए थे, किया क्यों नहीं बेटा? निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? 50 का बताए तो। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया जाता है? तो ऋग्वेद में होता है योग का वर्णन। ठीक है। हाँ, अगर संगीत की बात करेंगे तो संगीत का जो वर्णन है, संगीत का वर्णन होता है सामवेद में। और अगर आयुर्वेद की बात करेंगे, आयुर्वेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद होगा। ठीक है। और अगर हम कर्मकांड की बात कर दें, यज्ञ की बात कर दें, ध्यान देना, यज्ञ की बात हो, कर्मकांड की बात हो, यज्ञ मंत्र की बात हो, तो मंत्र नहीं, हम यहाँ पर आपसे कर रहे हैं कि जो कर्मकांड होता है, ठीक है, या यज्ञ की जो विधियाँ होती हैं, ये कर्मकांड वगैरह जो होते हैं सब यजुर्वेद में आते हैं। और देवी देवताओं का जो वर्णन होता है, जो ईश्वर की हम लोग पूजा करते हैं, ये सभी ऋग्वेद में आता है। ठीक है। हाँ, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 51 नंबर यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है?
दोस्तों 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं। देखो कौन कौन सी बोली है जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अवधी हो गई, खड़ी बोली हो गई, ब्रज हो गई। मैथिली नहीं बोली जाती है, मैथिली नहीं बोली जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 52 नंबर है। इसमें क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। अब संयुक्त स्वर की बारी आ गई। संयुक्त स्वर का मतलब होता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इस बार कर लेना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपसे कह रहा संयुक्त स्वर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो भैया संयुक्त स्वर देखो यहां पे, ऐसे स्वर जिनका मेल 2 स्वरों से होता है उन्हें संयुक्त मेल कहते हैं। विवेक, क्लास भी ले लिया करो थोड़ी, बहुत ज्यादा तुम डिस्टर्ब हो जाते हो, खुद ही डिस्टर्ब हो जाते हो अपने आप में। 52 नंबर पे राइट आंसर यहां पर कर लेंगे ए ओ ओ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। अपूर्वा सिंह, बहुत लेट हो गई बेटा आप तो। 53 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लोगे, कवित्री। या में छोटी की मात्रा, त्रा में बड़ी की मात्रा। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 नंबर पे आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। दोस्तों यहां पे 54 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है विदुषी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों राइट आंसर यहां पर आप क्या करेंगे, कुमुदनी कर लेंगे। कुमुदनी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुमुदनी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि का उच्चारण स्थान कौन सा है। का उच्चारण स्थान कौन सा है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन। चलिए 56 नंबर पे राइट आंसर ए कर लेते हैं। का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ठीक है, या का वर्ग बोल दिया जाए। का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं सबका उच्चारण कंठ से होता है। मूर्धा की बात करेंगे तो टा वर्ग वाले जितने वर्ण होते हैं सबका उच्चारण मूर्धा से होता है। तालु की बात करेंगे तो चा वर्ग वाले जितने भी वर्ण होते हैं सबका उच्चारण तालु से होता है। दंत की बात करेंगे तो ता वर्ग वाले जितने भी वर्ण होते हैं सबका उच्चारण दंत से होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 57 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रंग शब्द से क्रिया बनती है। रंग शब्द से क्रिया बनती है। तो भैया रंग शब्द से क्रिया बनती है आपसे ये पूछ रहा है, तो आप क्या यहाँ पे सही आंसर करेंगे। 57 पे ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, रंगना। क्या करेंगे, रंगना कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 58 नंबर है। इसमें कह रहा आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है आपसे ये पूछ रहा है। दोस्तों आलस्य का विशेषण, विशेषण बनाइए। विशेषण, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो 58 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाना है आलस, ठीक है। ये आलस्य है और एक है आलस। अब देखो यहां पर ध्यान देना कि आपसे विशेषण के लिए बोल रहा है, विशेषण के लिए, तो आलस यहां पर होगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 59 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा कौन सा शब्द है जो कि सकर्मक क्रिया है। कौन सा शब्द है जो कि सकर्मक क्रिया है। लिखना, रोना, हंसना, सोना। तो लिखना हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा 60 नंबर में कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। सिक्सटी नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है, क्रिया। क्रिया कहते हैं भाई जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है।
किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब किसमें कर्म नहीं है। सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, श्याम रोता है, बच्चा फल तोड़ रहा है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि श्याम रोता है, इसमें कोई भी कर्म नहीं दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाइए, इसमें कह रहा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी जहां पर मात्रा के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत दे दिया जाए, अधिक दे दिया जाए, थोड़ा दे दिया जाए, काफी दे दिया जाए, वहां पर हम लोग कर लेते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर बहुत ये मिल रहा है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे भाई बहन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 63 नंबर पे राइट आंसर क्या कर लेते हैं, भय। क्या कर लेते हैं, भय कर लेते हैं, जो कि व्याकरण की दृष्टि से विशेषण शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा 64 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौसठ नंबर पे राइट आंसर हो जाता है कि हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे ये कह रहा है 65 नंबर में कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पर दिया गया है जो कि रेखांकित किया गया है शब्द, तो इसमें कह रहा है कि कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। नेहा गुप्ता राधे राधे, कहाँ थी बेटा, होली की तैयारियां चल रही हैं, क्लास नहीं ली जा रही है टाइम से। चलो ध्यान दीजिएगा, बाटू पटेल राधे राधे। देखो भैया यहाँ पर क्या है कि संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, के लिए। इसमें अपादान की अगर बात करेंगे तो से होता है, ठीक है। अधिकरण की बात करेंगे तो में और पर होता है। करण की बात करेंगे तो इसका भी कारक चिन्ह से होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि हमें पर पहचानना है, तो ये किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का, सॉरी डी का, ठीक है, में पर। तो ये दो कारक चिन्ह आपको यहाँ पर मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कवि का स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है, कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है, कोई बात नहीं। चलो श्याम कुमार राधे राधे। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग, यहाँ पर कवि का जो स्त्रीलिंग बनेगा तो कवित्री बनता है। मैंने आपको बताया हुआ है या में छोटी की मात्रा रहती है और त्री, ठीक है, या में छोटी की मात्रा रहती है और त्री में बड़ी की मात्रा, कवित्री। और 66 पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 67 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। सड़सठ नंबर पे यहाँ पर आपसे कह रहा तत्सम शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जिनका जिनका यहाँ पे आ रहा है सही, सी, चपरासी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है, तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है। तत्सम शब्द, बेटा तत्सम का मतलब क्या होता है, तत्सम ये वे शब्द जो संस्कृत के हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देंगे कि कौन सा एक ऐसा शब्द है जो संस्कृत का है, तो अमृत। 68 पे अमृत मिल गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा 69 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। नीचे दिए
अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा गया है, दूसरा अर्थ बताना है। तो देखिए, प्रमत्त का एक अर्थ होता है स्वेच्छाचारी, दूसरा अर्थ निम्न में से क्या होगा? उन्मत्त होगा, उत्कृष्ट होगा, प्रणीति होगा, या परितष्ट दिया है, परितष्ट दिया है। बिल्कुल आंसर यहां पर आपका राइट हो जाएगा उन्मत्त। यानी प्रमत्त का एक अर्थ उन्मत्त होता है और दूसरा स्वेच्छाचारी भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। 70 नंबर पे राइट आंसर, आरुण में उपसर्ग दिया है, निर्विरोध में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकरण में उपसर्ग का प्रयोग हुआ, लेकिन सुखी में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे सभी प्यारे भाई बहन। अगला क्वेश्चन ये रहा 71 नंबर आपकी स्क्रीन पर। इसमें है अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी शब्द के आखिरी में अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अध्यापिका शब्द में प्रत्यय आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर आप लोग कर लेंगे। छोटी ई की मात्रा लगी है पा में, और का में बड़ा की मात्रा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो कि अध्यापिका शब्द बना है वो इका प्रत्यय से जुड़ करके बना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 72 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है आपको बताना है। 72 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे दोस्तों? यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से बताएंगे स्वर संधि, तो रजनीश में आपको स्वर संधि मिल रही है। रजनीश में स्वर संधि मिल रही है क्योंकि यहाँ पर आपका बड़ी क्या बन रहा है? बड़ी ई बन रहा है। ठीक है, बड़ी ई बन रहा है रजनीश में। बड़ी बड़ी मिल करके ई और बड़ी ई धन बड़ी ई मिल करके बड़ी ई बना रहा है। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कपीस। कपीस में आपसे पूछ रहा है बताइए कौन सी संधि है। यहाँ पर भी सिचुएशन वही आ रही है कि भैया यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बना रहा है? बड़ी ई बना रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पर भी हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो गया। कपीश का होता है कपि धन ईश। क्या बनता है? कपि धन ईश। ये संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप क्या करोगे? जिनका जिनका आंसर यहाँ पर बन रहा है दीर्घ संधि, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दीर्घ संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्रह्मास्त्र की अगर बात करें तो ब्रह्मा धन अस्त्र। ब्रह्मा धन अस्त्र कहाँ पर बना है? ऑप्शन नंबर बी देखो, ब्रह्मा धन अस्त्र। ब्रह्मास्त्र बन रहा है इससे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है सच्छास्त्र का सही समुचित संधि विच्छेद क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लग रही है, क्लास आपको अगर हेल्पफुल लग रही है, अच्छी लग रही है, तो क्लास को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कर दिया करें सभी प्यारे भाई बहन। दोस्तों 75 में राइट आंसर हो जाता है सतधन शास्त्र। सच्छास्त्र बना है सतधन शास्त्र से। 75 पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा चंद्रमौली। चंद्रमौली शब्द में समास पूछा गया है। चंद्रमौली शब्द में समास पूछा गया है कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास होगा? दोस्तों चंद्रमौली शब्द की अगर बात करेंगे तो चंद्रमौली यानी अर्थात किसकी बात हो रही है? शंकर जी की। किसकी बात हो रही है? शंकर जी की, शिव जी की बात हो रही है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास होगा क्योंकि यहां पर दोनों ही पद प्रधान नहीं है। और तीसरा यहां पर जो अर्थ विशेष निकल के आ रहा है, जो यहां पर अर्थ निकल के आ रहा है वो प्रधान हो रहा है। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है बहुव्रीहि में।
ठीक है। और द्वंद्व में क्या होता है कि दो पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है ये प्रधान होता है। ठीक है, प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है कि जो दूसरा पद होता है यानी द्वितीय पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, द्वंद्व समास होता है। अभी देखो इसके बारे में मैंने आपको बताया, अब वही प्रश्न यहां पर पूछ लिया गया। अभी बताया कि द्वंद्व समास होता है, अभी बताया है कि भाई जिसका पूर्व पद प्रधान होता है द्वंद्व समास नहीं होता। जिसके सभी पद प्रधान होते हैं यानी सभी की जगह ये भी कह सकता है कि दो पद प्रधान होते हैं, या कह सकता है समस्त पद प्रधान होते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसका दूसरा पद प्रधान होता है ये तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, ये तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर सी। और जिसका पूर्व पद प्रधान होता है इसको अव्ययी भाव समास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है, प्रयोगशाला में कौन सा समास है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा सा। उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर दे पाओगे। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, जो उत्तर पद मिल रहा है जिसको बोलते हैं द्वितीय पद, उत्तर पद। ये जो दूसरा पद है ये क्या है, प्रधान है। और देखो भाई दूसरा पद प्रधान जहां पर होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। ना समझ में आए तो आप यहां पर इस तरीके से ना करके दूसरा तरीका होता है विग्रह करके। तो विग्रह करके भी आप लोग कर सकते हैं। जब हमने समास विग्रह किया तो प्रयोगशाला का समास विग्रह क्या बनता है, यहां पर जब आप समास विग्रह करोगे तो बन जाता है प्रयोग के लिए शाला। क्या बना, प्रयोगशाला का समास विग्रह किया तो प्रयोग के लिए शाला बना। तो भी यहां पर कारक चिन्ह का लोप हो गया। जब कारक चिन्ह का लोप होगा तो भी आप क्या करोगे, तत्पुरुष समास करोगे। बोलो किसको नहीं आया, आ गया सबको। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 79 नंबर है। यहां पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प चुनिए। आ जाइए। मुझे खाली जगह है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके, मुझे खेद है कि मुझे दुख है कि मुझे दर्द है इस बात का कि आप मुझे नहीं पहचान, आप मेरे मन के भावों को नहीं समझ सके। दुख हो रहा है मुझे, खेद हो रहा है कि दर्द हो रहा है कि शोक हो रहा है, क्या करोगे। तो 79 पे राइट आंसर आप करोगे कि मुझे खेद है कि आप मेरे मन, मनोभाव को मन के भाव बोलते हैं, ठीक है ना, मनोभाव का ना समझ पाए, मनोभाव ना समझ सके। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट करेंगे, सुटेबल होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 80 नंबर है, कह रहा शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य का यहां पर आपको चयन करना है। चार विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन 5 बहिनें एक भाई है प्रत्येक विकल्प में। अब थोड़ा बच के करना। 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना कि सही कौन सा विकल्प होगा। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये हमको सी सही लग रहा है। क्यों भैया, सी सही है, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, सी सही है बिल्कुल। चलो लॉक कर दिया गया, सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 81 नंबर। यहां पर भी शुद्ध रूप का पता लगाना है, वाक्य के शुद्ध रूप का। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। यहां पर माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान उगने का संदेह है। अब उसके बाद दिया है कि अनेक निरपराधी दंड के भोगी भागी दिया है, भागी हुए, ठीक है। और इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। 81 पे राइट आंसर आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो चुन लो फटाक से और आंसर बता दो हमें कमेंट सेशन में। दोस्तों हमें जो सही लग रहा है वो हमें सही लग रहा है, अनेक निरपराधी दंड के भोगी नहीं दिया, भागी क्यों दिया है, क्योंकि भागी करो तो भी सही, भागी हुए, भोगी हैं ये होता। तो ऑप्शन नंबर सी है, भोगी होता तो हैं करते, लेकिन अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, तो यहां पर ये भी विकल्प सही है। और 81 पे आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ए क्यों होगा भाई, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, ए क्यों करोगे, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। भैया सेवा करेंगे, यहां पे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सेवा, ये सही होता।
अरे रे रे, कोई नहीं, उनका ख्याल रखिए। 82 पे आ जाएंगे। 82 में कह रहा है कि बताइए यहाँ पर सही और शुद्ध विकल्प कौन सा होगा। दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आप क्या करेंगे? 82 पे राइट आंसर हो जाता है एक विदुषी महिला थी। एक विदुषी महिला थी। एटी टू पे ऑप्शन नंबर भी राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 83 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है? एटी थ्री पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर 84 नंबर है। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? 84 पे राइट आंसर आप क्या कर लोगे? मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है कलाफी। क्या हो जाएगा? कलाफी 84 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर 85 नंबर है। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? एटी फाइव पे राइट आंसर हो जाता है कांतार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये रहा, 86 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निंदा शब्द का विलोम क्या होगा? निंदा शब्द का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। 86 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, स्तुति। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर 87 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कि निम्न शब्द का विपरीत विलोम अर्थ बताइए। निर्माण के लिए आप क्या करोगे? विलोम 87 पे निर्माण के लिए हो जाता है विनाश। निर्माण के लिए क्या करोगे? विनाश करोगे। इसके अलावा और कोई भी विकल्प यहां पे सही नहीं दिया गया है, यही सुटेबल और सही होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर 88 नंबर है। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अप्रत्याशित हो जाएगा, जिसकी आशा ना की गई हो। और आशा से अधिक वाले के लिए बोला जाता है आशातीत। प्रत्येक की आशा के लिए प्रति आशा बोला जाता है, ठीक है। और किसी के द्वारा भी ना की गई आशा प्रति आशा कहलाती है। तो सी राइट होता, सॉरी डी राइट होता, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि जिसकी आशा ना की गई हो, तो अप्रत्याशित ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो, इसके लिए एक शब्द आप क्या करोगे? 89 पे राइट आंसर हो जाता है अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 90 नंबर में आपसे कह रहा है कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए 90 नंबर पे। तो भैया कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर है 91 नंबर, घी का लड्डू टेढ़ा भला। घी का लड्डू टेढ़ा भला, इसके लिए सही अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का? घी का लड्डू टेढ़ा भला, इसके लिए बन जाता है लाभदायक वस्तु प्रत्येक प्रकार अच्छी है। भाई जो लाभदायक वस्तु है, अब घी अच्छा ही होता है सेहत के लिए, तो टेढ़ा भला मतलब प्रत्येक प्रकार अच्छी है उसकी, प्रत्येक प्रकार अच्छा है या अच्छी है। अगला क्वेश्चन यहां पर आएंगे, आंख का कांटा। आंख का कांटा, इसके लिए सही विकल्प होता है अप्रिय व्यक्ति, जो आपकी आंखों को ना भाता। आंख का कांटा जो आपकी आंखों को ना भाता, अप्रिय व्यक्ति।
अगला क्वेश्चन ये रहा, पेट में दाढ़ी होना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो पेट में दाढ़ी होना, इसका सही अर्थ क्या होगा? पेट में दाढ़ी होना, इसका सही अर्थ होता है छोटी आयु में बुद्धिमान होना। छोटी आयु में बुद्धिमान होना। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, कहना चाहेंगे कि अगर सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सेशन को लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देते रहा करें। सेशन को लाइक करके इंडिकेट करते रहा करें सभी लोग, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 94 नंबर है, मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना यानी मीठी बातों से लज्जित करना। मखमली जूते मारना यानी मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है धूप में बाल सफ़ेद ना करना। धूप में बाल सफ़ेद ना करना, इसके लिए सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों 95 पे राइट आंसर सी हो जाता है, अनुभवी जीवन बिताना। धूप में बाल सफेद करना यानी अनुभवी जीवन बिताना। अनुभवहीन नहीं, अनुभवी। क्या कर रहे हो? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जिसको अनुभव होगा उसी के तो बाल सफेद होंगे, कि जिसको अनुभव नहीं होगा उसके बाल सफेद हो जाएंगे। यहां पर दिया गया, जहां नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है वहां किस प्रकार की निष्पत्ति होती है। देखो यहां पर आ गया डेफिनेशन वाला क्वेश्चन, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया। नायक नायिका के मिलने की जहां पर बात हो तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है तो आगे आ जाओ दौड़ के। 97 नंबर में कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती कर लो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 98 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि प्रशासन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हर्षवर्धन राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो अब ये पहचानिए कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन गलत बोल दिया, हरिवंश राय बच्चन, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं भी। चलो यहाँ पर आ जाओ। इसमें आपसे क्या बोला इसने कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, मतलब सही क्रम यहाँ पर देख लीजिए 98 पे। तो 98 पे सही क्रम कौन सा मिल रहा है? हमें तो पहले ही सही लग रहा, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश निशा निमंत्रण। भैया पहले मधुशाला, फिर मधुबाला वहाँ पर, फिर मधुकलश, फिर निशा निमंत्रण। चलिए 98 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें सही सुमिलित करना है। चलिए मिलान करिए, मिलान करना है, उसके बाद में बताना है कि कौन सा मिलान आपका सही होगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ 1910 में, तो इसका मिलान इससे करोगे। और काशी नागरी प्रचारणी सभा, तो ये 1893 से संबंधित हो जाएगा। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये 1918 से संबंधित हो जाएगा। तो यहां पर आपने क्या कर लिया? CAB। क्या किया? CAB कर लिया। क्या कर लिया? CAB कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सी ए बी कहीं दिख रहा है? पहले ही विकल्प सही है, सी ए बी। नहीं, सी ए बी नहीं दिया है, सी बी ए दिया है, ये सी ए बी है सी वाले में। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 100 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो राइट आंसर आप लोग यहां पर क्या कर लोगे? डी कर लोगे, राजपत्र, ऑप्शन नंबर डी, राजपत्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के चक्कर में आपके जीके के 50 क्वेश्चन निपट गए, हिंदी के 50 क्वेश्चन निपट गए, टोटल 100 क्वेश्चन निपट गए। अब आ जाते हैं हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र में। तार्किक अभिरुचि यानी रीजनिंग के क्वेश्चन है, फटाफट से निपटाएंगे। यहाँ पर आपको देखना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्याओं को चुनना होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो बाएं पक्ष में ऊर्जा वाट, अब क्वेश्चन मार्क दाएं पक्ष में दिया है, तो आप ये देखिए जो इनके बीच में आपको संबंध मिल रहा है वही संबंध किस विकल्प में मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर आपने देखा कि वाट ऊर्जा का मात्रक होता है और यहाँ पर हमको मिल रहा है कार्य का मात्रक जूल, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करिए, सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे। अब यहां पर देखो आपको हम सिखाने वाले हैं कि 3 डिजिट का वर्ग कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, अब यहां पर आपको वर्ग करना है। ठीक है, क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग कैसे करोगे भैया? तो भैया आपको क्या करना है कि जैसे आपने देखा कि 101 है और ये दूसरा पद जो दिया गया ये 101 का स्क्वायर दिया है, तो हमें भी इसका स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे कि ये जो 100 से ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है? 7, भाई 107 है, 100 से ज्यादा है कितना? 7 ज्यादा है, तो 7 का वर्ग करोगे तो 49 बनेगा। 7 का वर्ग किया तो 49 बन गया, और इसी में 7 प्लस भी कर लो तो कितना बन गया? 114। तो यहां पर आ गया 114 और 49। तो आंसर हमारा सी बिल्कुल यहां पर हो गया करेक्ट। बोलो किसको नहीं समझ में आया? स्क्वायर निकालना आ गया कि नहीं आ गया? अगर 107 का स्क्वायर निकालना हो तो इसी प्रकार से आप निकालोगे। ठीक है, जरूरी नहीं है अगर मान लिया हमने आपसे कह दिया कि 106 का स्क्वायर निकालिए तो कैसे निकालोगे? तो यहां पर जो हमें पहला डिजिट मिल रहा होता है इसको देखना होता है कि 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा कितना है? 6, तो 6 का वर्ग करोगे, 100 से ज्यादा कितना है? 6, तो 6 का वर्ग किया, हमको यहां पर कितना मिल गया? 36। ठीक है, और 6 यहीं पर जोड़ दिया तो 112 मिल गया। ये क्या है? 106 का वर्ग है, आ जाएगा निकालना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या, युग्म को चुनिए। तो यहां पर तीसरे नंबर प्रश्न में आ जाइए। तीसरे नंबर प्रश्न में आएंगे, सिंह है, तेंदुआ है, सांप है, बाघ है। तीसरे नंबर पर राइट आंसर हो जाता है सांप। ये बिल्कुल इन तीनों से अलग होगा, क्यों? क्योंकि ये रेंगता है। बाकी जो सिंह है, तेंदुआ है, बाघ है, ये चलते हैं, तो इसको सरीसृप की कैटेगरी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, चौथा नंबर। चौथे नंबर में ध्यान से आंसर करेंगे सभी लोग। चौथे नंबर क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो ध्यान दो भैया, ये जो नंबर है, ये नंबर है और ये नंबर है, ये तीनों के तीनों नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या, ठीक है, और ये अभाज्य संख्या नहीं है 69, तो ये इन तीनों से बिल्कुल अलग है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें कह रहा अनुक्रम को पूरा कीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रम को पूरा करना है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे।
दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, बी में एक जोड़ेंगे सी बनेगा, सी में एक जोड़ेंगे डी बनेगा, डी में एक जोड़ेंगे ई बनेगा। अब उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सी में एक जोड़ा डी बना, डी में एक जोड़ा ई बना, ई में एक जोड़ेंगे तो एफ बन जाएगा। ऐसे ही एफ में एक जोड़ा जी बन गया, जी में एक जोड़ा एच बना, एच में एक जोड़ेंगे तो आई बन जाएगा। तो आंसर यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए मिल गया। क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए देख लो, ए आपका यहाँ पे सही हो रहा है। ये ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, छठा नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहां पर बताएंगे आपका सही विकल्प क्या होगा, यहां पर बताएंगे आपका सही विकल्प क्या होगा। चलिए आंसर करिए जल्दी से सभी लोग फटाफट से। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैसे करना होगा। करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि भैया इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, एक सेकेंड क्वेश्चन को ठीक कर लो। क्वेश्चन ये गड़बड़ दिया है, यहाँ पे करो 2 5 12 27 फिर क्वेश्चन मार्क करो। अब सही है। यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, 2 में 2 से गुणा करेंगे, एक जोड़ेंगे तो 5 बनेगा। अब 5 में 2 से गुणा करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 12 बन जाएगा। 12 में 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो 27 बन जाएगा। अब 27 में 2 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर कितना बनेगा, 58। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको सही कर लेना, ये सीरीज यहाँ पे गलत दी गई है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 7 नंबर पे आ जाओ। 7 नंबर पे आ जाओ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया गया है। चलो देखो यहाँ पर इसने कहा क्या, कहा ये है प्रश्न में कि यदि P3Q दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि P Q की पुत्री है। P जो है वो Q की पुत्री है। अगर P5Q दिया गया है तो इसका मतलब है कि P Q का पिता है। P7Q दिया गया है, इसका अर्थ है कि P Q की माता है। P9Q दिया गया है तो इसका अर्थ है कि P Q की बहन है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पर दिया गया है J3L, इसका अर्थ हो जाएगा कि J L की पुत्री है। J जो है वो L की पुत्री है। ठीक है, जैसा बोलेगा वैसा करते हुए चलेंगे। उसके बाद में इसको ले लो, L9N को ले लो, L9N को। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 9 को देखोगे तो जैसे आपने देखा यहाँ पर कि P9Q यानी P Q की बहन है, वैसे ही यहाँ पर जो है L N की बहन हो जाएगी। L जो है वो N की बहन हो गई। P Q की बहन है, वैसे ही L N की बहन हो गई। अच्छा आगे N और O को ले लो, तो यहाँ पर N O को ले लेंगे, N3O को। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, जैसे ऊपर बन गया था इनके बीच में कि P Q की पुत्री है, वैसे ही यहाँ पर क्या बन जाएगा,
कि जो n है वो O की पुत्री है, n जो है वो O की पुत्री है। ठीक है, आगे आओगे तो OK दिया गया है, O5K, तो O5K जैसे P5Q यहाँ दिया गया था कि PQ का पिता है, P जो है वो Q का पिता है, वैसे ही O K का पिता है, O जो है वो K का पिता है। इस तरीके से यहाँ पर आपका फिगर बन गया। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि J K से किस प्रकार संबंधित है। J जो है वो K से किस प्रकार संबंधित होगा। J की माँ कौन है, ये माँ की बहन कौन है, ये, ठीक है, और इसकी भी बहन कौन है, L। तो J का संबंध K से क्या होगा, J K की कौन होगी, भांजी होगी। अब K का प्लस माइनस तो हमें पता नहीं है कि ये पुरुष है कि महिला है, लेकिन ये तो पता है ना कि J तो भांजी है, तो भांजी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर C राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहां पर देखिए कह रहा है राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी। राखी किसी का नाम है और इसकी सगाई यानी शादी 10 वर्ष पहले हुई थी। तो राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय की आयु की 5/3 है। यदि राखी की मां की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी है तो राखी की सगाई के समय उसकी मां की आयु वर्षों में क्या थी। तो राखी की उम्र हमें लेनी पड़ेगी, वर्तमान उम्र राखी की वर्तमान आयु हमने मान ली x, ठीक है। 10 वर्ष पहले की बात करी तो x माइनस क्या करना पड़ेगा, 10। 10 वर्ष पहले यानी x माइनस 10 किया यहाँ पे 10 वर्ष पहले। सगाई के समय की आयु की 5/3 थी। तो ये समझ लीजिए कि जो प्रेजेंट टाइम की उसकी आयु है उसकी 5/3 हमने कर दी, तो ये आयु बराबर हो गई। अब यहाँ पर आप सॉल्यूशन करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 का गुणा इधर होगा, 3x हो जाएगा, -30 हो जाएगा, बराबर ये 5x हो जाएगा। यहाँ से आपका 2x बराबर कितना आ जाएगा, 30, और x बराबर कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। यानी ये जो 15 आयु आई है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 3, हाँ, अच्छा ठीक, एक सेकंड, यहाँ पर करना था 5/3 बोला है ना इसने, कि राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय की आयु की 5/3 थी, तो 5/3 ये थी, 5/3, ठीक है, प्रेजेंट टाइम की आयु के। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब 5/3 यहाँ पर आपको लेना है 5/3, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे ऐसे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो कितना बन जाएगा, देखो 5x - 50 = 3x। अब यहाँ पर आपका कितना आएगा, 2x आ जाएगा बराबर 50, यानी x बराबर आ जाएगा 25 वर्ष। यानी वर्तमान आयु कितनी है, 25 है। तो यहाँ पर इसने ये कहा कि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी है। तो माँ की आयु अगर आप निकालोगे तो 50 वर्ष माँ की आयु आएगी, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि माँ की आयु उसकी सगाई के समय कितनी थी, तो 10 वर्ष पहले उसकी सगाई हुई थी, तो 40 वर्ष आयु आ जाएगी माँ की जब राखी की सगाई हुई थी, ठीक है। समझ आ गया सबको, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आ गया समझ में सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ फिर। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नाइन नंबर पे राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, 9 नंबर पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्यूलनेस। इसको
नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डबल एल की आवश्यकता पड़ रही है, हमारे पास डबल एल नहीं है। यहाँ पर आ जाएंगे जल्दी से। एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा गया। तो देखो BAD से 7 कैसे बना है, तो B दूसरे नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे आता है, D चौथे नंबर पे आता है, सबको जोड़ोगे 7 बनेगा। ऐसे ही SAP का बनाया गया तो केवल 9 बन रहा है। अब यहाँ पे चेंजमेंट आ गया। क्या चेंजमेंट आया कि यहाँ पर केवल 9 आ रहा है, ये कैसे, ये कैसे? तो ध्यान देना, SAP लिया, SAP तो ले लिया, S 19वें नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे, और P जो आपका है ये 16वें नंबर पे आता है। सबको आपने यहाँ पे जोड़ा तो जोड़ने पर आपको मिल गया 36। अब 36 और ये 9, तो यहाँ पर इसने क्या किया है कि जो हमें डिजिट मिलेंगी उनके अंकों का योग निकालेंगे। तो यहाँ पर तो एक ही अंक था तो 7 कर लिया, लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 और 6 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 9। ऐसे ही यहाँ पर BAN दिया गया है, तो BAN यानी B दूसरे नंबर पे है, A पहले नंबर पे, N 14वें नंबर पे। इसको जोड़ोगे अगर आप तो आपको मिलेगा 17, और 17 में दिए गए अंकों को जोड़ोगे तो 1 + 7 करोगे, आंसर हमको मिलेगा 8। ऑप्शन नंबर A राइट होगा। बोलो किसको नहीं समझ में आया? आ गया सबको समझ में अच्छे से? चलो फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन में। 11वां नंबर है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। दोस्तों यहां पर कह रहा है कि समीकरण को संतुलित करिए इन चिन्हों को आपस में परस्पर बदल कर। तो हम पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस कर दिया मल्टीप्लाई की जगह, और माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप ऐसे करते हो तो क्या 28 आपको मिल जाएगा? तो देख लेते हैं करके भाई। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 मिल जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 9 से 3 जाएगा तो यहाँ पर 6 मिलेगा। 14 और 6 होता है 20, नहीं मिलेगा 28। 28 इससे नहीं मिलेगा। आगे आ जाओ, प्लस और माइनस का चेंज कर लो। यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर लो, और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर लो भाई। ऐसा करोगे तो इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, और ये 27 यहाँ पर मिल गया, माइनस का 2 और प्लस का 7। यहाँ से भी आपको 28 नहीं मिलेगा, हटाओ इसको भी, इससे भी 28 आपको नहीं मिलेगा। अब आगे इसी प्रकार से हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड की जगह प्लस बोल रहा है करने को, और यहाँ पर कह रहा है आप प्लस की जगह डिवाइड कर लो। यहाँ से तो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ से तो बिल्कुल भी आंसर नहीं आएगा, फ्रैक्शन बन रहा है। आगे आ जाओगे तो इसको ले लो। अब यहाँ पर डिवाइड करने को बोल रहा है, ठीक है डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, ठीक है। 3 से अगर 9 को भाग दोगे तो बचेगा कितना, 3 प्लस 8 चौको कितना हो गया, 32, 32 माइनस 7, 34 माइनस 7 करोगे तो 28 बनेगा। एक सेकंड, 34 कहाँ से आया, 35 करो, 35 माइनस 7 बराबर 28। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 12वां नंबर आपकी स्क्रीन पे। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जिस प्रकार से ये 2 समीकरण सॉल्व किए गए हैं उसी आधार पर इसको भी आप सॉल्व करिए। 12वें नंबर पे दीपाली सिंह बहुत लेट हो गई, राधे राधे। ऐसे लेट लेट आएंगी तो कैसे तैयारी हो पाएगी भाई। चलिए ध्यान देंगे सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से। दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाता है, कैसे करेंगे पहले तो ये समझो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लिया, और गुणा करने के बाद में जो 3 है इसकी घात के रूप में लग जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर देखो गुणा किया तो 20 बन गया, और 20 का घात 3 कर दिया हमने, तो ये बन गया। ऐसे ही यहाँ गुणा कर दिया, इसकी घात 2 कर दिया, तो 6 की घात 2 करोगे तो यहाँ पर 36 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही इनका गुणा कर दिया, और इसकी जो ये दिया गया है 3, तो इसकी घात के रूप में लग जाएगा। तो यहाँ पर 12 की घात अगर 3 निकालोगे तो 1728 आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखें। यहाँ पर आ जाइए सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से। इसमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने नीले पेन हैं। नीले पेन केवल आपसे पूछा, कह रहा है कितने पेन नीले हैं। तो पेनों की संख्या तो यहाँ पर दी गई है, काले यहाँ पर है, नीले यहाँ पर है। तो कह रहा पेन चाहिए और नीले पेन चाहिए, इन दोनों को निकालना है। तो इनके बीच में जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है, 19। देखना ध्यान से, हमें क्या चाहिए, पेन चाहिए और नीला चाहिए। कह रहा पेन नीले हैं, तो आप देख लो यहाँ पे इस प्रकार से इन दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर दिख रहा है वो 19 है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, खिलाड़ी टीम से संबंधित होता है, मंत्री किससे संबंधित होता है, परिषद से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 15 नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। नहीं बेटा 23 नहीं होगा, क्या कर रहे हो आप, 23 कहाँ से कर दोगे, 23 तो आंसर भी नहीं है यहाँ पे। मतलब ऑप्शन दिया गया है बट 23 क्यों करोगे, हमें चाहिए पेन और नीला, तो जो इनके बीच में कॉमन नंबर है वही लेते हैं। कौन सा लॉजिक लगा दिया आपने। यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आपसे कह रहा जो ऑड वन है, विषम विकल्प है, उसको चुनिए। 15 नंबर पे राइट आंसर क्या कर लोगे, ए कर लोगे, कपास। अगला क्वेश्चन कपास क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी सरसों मटर तिल ये क्या है, सरसों मटर तिल की अगर बात करेंगे तो ये अनाज है और ये कपास जो कि रेसादार पौधा होता है। यहाँ पर आ जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन में। भैया 17 का वर्ग करते हो तो ये मिलता है, ठीक है। बाकी किसी में वर्ग करने पर कोई संख्या आपको नहीं मिलती है। 16 नंबर पे बाकी किसी में वर्ग करने पर कोई संख्या आपको नहीं मिलती है। एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, गलत बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, गलत गलत गलत। वर्ग तो 289 होता है, सॉरी। यहाँ पर मेरा कहीं और ही दिमाग चल रहा था। 16 पे आ जाओ। 16 पे ध्यान देना। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 6 गुणे 4 कर लोगे तो यहाँ पे 24 बनेगा, 24 का वर्ग करोगे तो 576 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 और 7 का गुणा करोगे तो 14 बनेगा, और 14 का वर्ग करोगे तो यहाँ पर आपको 196 मिलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर क्या है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 बनेगा, 6 का वर्ग करोगे तो 36 बन जाएगा। बट यहाँ पर 1 और 7 का मल्टीप्लाई तो करेंगे, 7 मिलेगा। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। तो इस प्रकार से ये क्यूब बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट होगा, क्योंकि ये क्यूब होता है, बाकी सभी वर्ग निकल आए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे। सभी प्यारे भाई बहन ध्यान दीजिए। देखो यहां पर कितना है, ए, कितना जोड़ा 6, कितना बन गया जी। फिर से यहां पर कितना जोड़ा, कितना जोड़ा 5, तो एल बन गया। एल में कितना जोड़ा 4, तो पी बन गया। लेकिन ये तो ठीक है पी बन रहा है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे। ये 24, ये 12 दिया है, ये 29 है, ये 18, तो यहाँ पर क्या आएगा। इसके लिए करा क्या गया है कि ए आपका पहले नंबर पे आता है, के आपका 11वें नंबर पे आता है, जोड़ेंगे तो 12 बनेगा। ऐसे यहाँ पर देख लो, जी 7वें नंबर पे है, वी 22वें नंबर पे, जोड़ोगे तो 29 बन रहा है। ऐसे ही एल आपका 12वें नंबर पे, एफ 6ठे नंबर पे, जोड़ोगे तो 18 बन रहा। ऐसे ही पी आपका जो है ये 16 नंबर पे, और ओ आपका 15 नंबर पे, जोड़ोगे तो 31 बनेगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है ना, समझ गए सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ दौड़ के फटाफट से।
ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, ठीक है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ करके 50 मीटर चलती है, वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलती है, वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहां पर आपको बताना है सही आंसर आपका क्या होगा। दोस्तों डायरेक्शन आपको पता रहनी चाहिए, ये उत्तर दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, पूरब दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। तो यहां पर कह रहा है कि कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, तो दक्षिण की ओर हम यहां से यहां चलाएंगे इसको 40 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद में इसने क्या बोला, ध्यान देना, इसके बाद बोला है कि ये दाईं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, तो ये दाएं और इधर की ओर मुड़ गई और 30 मीटर चल गई। इसके बाद में फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ करके 50 मीटर चली, पुनः बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती, पुनः बाईं ओर मुड़ी यानी 30 मीटर चली यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान उसका कहाँ पे था, ये इसका प्रारंभिक स्थान था। अब यहाँ पहुँच गई है, डिस्टेंस निकालेंगे तो 40 तो ये दी गई है, और अगर ये 30 है, ये 30 है, तो बीच वाली कितनी हो गई, 50 हो गई यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक। तो 40 और 50 को जोड़ोगे तो 90 बन जाएगा, 40 और 50 को जोड़ोगे तो 90 बन जाएगा ना, तो आंसर यहाँ पर 90 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दो बजे से आपकी साइंस की क्लास रहती है, एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें क्या है, पहला अक्षर एस है और इसमें पहला अक्षर वी है, ये 19 नंबर पे आता है, ये 22 नंबर पे आता है। तो यहां पर इसने क्या किया है, 3 को जोड़ लिया है, क्यों भाई, 19 नंबर क्वेश्चन में 3 को जोड़ लिया है। लेकिन इस प्रकार से आगे करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ में आ रहा है, लेकिन आप इस प्रकार से देख लो, 3-3 अक्षरों को अगर बांटोगे, 3-3 अक्षरों को आगे पीछे से बांट लो, ठीक है, 3-3 अक्षरों को आगे पीछे से बांट लो, समझ रहे हो। तो यहां पर जब 3-3 अक्षरों को आगे पीछे से बांटा गया है, तो इस प्रकार से क्रॉस करके ये अरेंज कर रहा है, ध्यान देना। मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे कर दे रहा हूँ, देखो एस है, टी है, यू है, बी डबल बी ओ आर एन, यहाँ पर इस प्रकार से कर रहा है, देखो +1, तो u में +1 करेगा तो v बनेगा, t में +1 करेगा तो u बनेगा, s में +1 करेगा तो t बनेगा, ठीक है। ऐसे ही इन तीनों में कर रहा है +1, तो n में +1 करेगा तो o बनेगा, r में +1 करेगा तो s बनेगा, o में +1 करेगा तो p बनेगा। अब यहाँ पर इसने क्या किया, -1 किया, तो यहाँ पर देखो डबल ए बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे ही यहाँ पर इन 3 को ले लो, इधर इन 3 को ले लो, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर भी इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर +1 करना, i में 1 जोड़ोगे कितना बनेगा, j, h में 1 जोड़ोगे कितना बनेगा, i, s में 1 जोड़ोगे t बनेगा, o में -1 करोगे o, फिर से -1 o, g में 1 जोड़ोगे तो आपका h बनता है, n में 1 जोड़ोगे o बनता है, i में 1 जोड़ोगे j बनता है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आखिरी नंबर आपके स्क्रीन पर 20 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में किन्हीं 2 प्रतीक चिन्हों व 2 संख्याओं को परस्पर बदल करके सही कीजिए। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि या तो आप 2 चिन्हों को बदल लो और 2 संख्याओं को बदल लो, समीकरण को संतुलित कर दो। तो मान लीजिए अगर हम इसको करके देखें, भाई करके देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई और माइनस की जगह, नहीं एक सेकंड, माइनस और मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, लेकिन उससे पहले 4 और 5 को भी बदलना है, यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ 5 कर दो। अब अगर यहाँ पे सॉल्यूशन आप करते हो तो आपका क्या मिलता है,
ये मिल जाता है, एक यहाँ से आपको मिल गया और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 20 मिल गया, ये तो 21 मिल रहा है। तो ये तो सॉल्यूशन हमें सही नहीं लगा। आगे आ जाओ, आगे आओगे, हम मल्टीप्लाई और प्लस दिया है तो यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर आपने बोला है 4 5 को बदलना है तो यहाँ पर आपका 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। तो यहाँ पर ऐसे करोगे तो देखो ये तो बन गया आपका 7 + 24 और -5। तो इस प्रकार से अगर करोगे तो भी आपको 33 नहीं मिलेगा। सॉल्व करके देख लो। आगे यहाँ पर आ जाओ, प्लस और माइनस दिया है तो यहाँ पर देखो प्लस कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो आप, ठीक है। और 5 की जगह 6 कर दो और 6 की जगह 5 कर दो तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 35 बनेगा और इनको सॉल्व करोगे तो -2 बन जाएगा। तो यहाँ पर 33 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। तो जिनका जिनका आंसर सी आया है उन सभी का बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल ही किए जाते हैं इसी प्रकार से, नहीं तो गलतियाँ इनमें सबसे ज़्यादा होती हैं। आसान भी खूब होते हैं, आपने देखा कितनी जल्दी आंसर आ गया। आसान है कि नहीं है? चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में, आरेख वाला है, कर लो जल्दी से। इसमें कह रहा है कि भाई है, पिता है, पुरुष है। भाई है, पिता है, पुरुष है। भाई है, पिता है, पुरुष है। तो भैया ध्यान देना, भाई और पिता तो पुरुष होते ही हैं, तो इसके अंदर आ जाएंगे। अब जिसमें से ध्यान देना, भाई, पिता, पुरुष, ये जो यहाँ पर रिश्ते दिए गए हैं और उसमें पुरुष भी दे दिया गया है, तो पुरुष क्या है? पुरुष तो पुरुष के अंदर ये आते हैं, मतलब पुरुष एक लिंग है और इसके अंदर भाई भी होता है, पिता भी होता है। अब आपको ये देखना है कि पिता के अंदर भाई होता है क्या? नहीं, लेकिन कुछ भाई पिता भी होते हैं और कुछ पिता भाई भी होते हैं। लेकिन कुछ भाई पिता भी होते हैं और कुछ पिता भाई भी होते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मेरा कोई भाई है तो अगर उसकी शादी हो चुकी है तो पिता भी है और भाई भी है वो मेरा। समझ रहे हैं? ठीक है। और एक भाई और है जिसकी शादी नहीं हुई है तो केवल वो भाई है, पिता नहीं है। इसलिए जो इस कैटेगरी में यहाँ पर आ रहे हैं वो पिता और भाई दोनों हैं, और जो ये अलग अलग हैं ये केवल या तो पिता है या भाई है। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। और मिलते हैं इसके बाद में 2 बजे वाले लाइव सेशन में। जय हिंद सभी को, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, आपका दिन शुभ हो। सेशन को लाइक और शेयर सपोर्ट अपना जरूर बना के रखिए।